हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एमपीपीएससी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, जैव विविधता क्या होती है? तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये मेरे बायोलॉजी की और पर्यावरण की प्लेलिस्ट का, साइंस और पर्यावरण की प्लेलिस्ट का अंतिम वीडियो है। और दोस्तों, यहाँ से एक दो क्वेश्चन एमपीपीएससी में आते ही हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ दोस्तों कि बायोडायवर्सिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कि बायोडायवर्सिटी होती क्या है। तो दोस्तों, बायोडायवर्सिटी जो होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल पक्का है। मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ। तो दोस्तों, बायोडायवर्सिटी दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। ये एमपीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। बायोडायवर्सिटी दिवस जो है ये 22 मई को मनाया जाता है। अब बात आती है बायोडायवर्सिटी होती क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बायोडायवर्सिटी जो होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विविधता एवं को ही बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विविधता को ही बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। इट मीन्स वी कैन से दैट इन सिंपली वर्ड, बायोडायवर्सिटी इज द बायोलॉजिकल वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी लाइफ ऑन अर्थ। यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों और प्रजातियों के एक स्थान पर पाए जाने को जैव विविधता कहा जाता है। और बायोडायवर्सिटी इज टाइपिकली ए मेजर ऑफ वेरिएशन एट द जेनेरिक, यानी कि ये स्पेसीज में जेनेरिक यानी कि अनुवांशिक जैव विविधता भी पाई जाती है। एंड इकोसिस्टम लेवल यानी कि जैवमंडल के आधार पर भी, प्राकृतिक वातावरण के आधार पर भी जैव विविधता पाई जाती है। एंड मोर देन 99.9% ऑफ ऑल स्पेसीज दैट एवर लिव्ड ऑन अर्थ 5 बिलियन स्पेसीज आर एस्टिमेटेड टू बी एक्सटिंक्ट। यानी कि दोस्तों, जैव विविधता जो है वो 1.9 बिलियन पाई जाती है। इसके अलावा उसमें 99.9% जो स्पेसीज होते हैं वही रह पाते हैं, बाकी जो है समाप्त हो रहे हैं अजैविक घटकों के कारण। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर जो है जैव विविधता की जो परिभाषा है, किसी निश्चित प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियों की विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है, जो कि स्थान विशेष की जैव विविधता कहलाती है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी ये गोल होती है, ये भूमध्य रेखा होती है। सूर्य जो होता है वो भूमध्य रेखा से सबसे ज़्यादा करीब में होता है। तो बायोडायवर्सिटी के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर होते हैं वो टेम्परेचर होता है और बारिश होती है, यानी कि वर्षा होता है। तो भूमध्य रेखा क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होती है, इस कारण से भूमध्य रेखा क्षेत्र में ज़्यादा बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता पाई जाती है। लेकिन जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ध्रुवों की ओर बढ़ने पर बायोडायवर्सिटी में क्या परिवर्तन होता है। तो बायोडायवर्सिटी घटती जाती है। लेकिन जब हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो बायोडायवर्सिटी बढ़ती जाती है, जबकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो बायोडायवर्सिटी घटती जाती है। यानी कि ध्रुवों की ओर जाने पर बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता घटती है और भूमध्य रेखा की ओर जाने पर बायोडायवर्सिटी बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो भारत मकर रेखा पर पाया जाता है, यानी कि शीतोष्ण जलवायु में पाया जाता है। आर्द्र और समशीतोष्ण, आर्द्र यानी कि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी भी पाई जाती है और ज़्यादा ठंडी भी पाई जाती है, यानी कि कर्क रेखा पर पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ बहुत गर्मी भी होती है, बारिश भी होती है और ठंडी भी होती है। इस कारण यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जैव विविधताएँ पाई जाती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैव विविधता के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। तो जैव विविधता जो होती है दोस्तों, जैव विविधता में समानता। तो दोस्तों, पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसी नहीं है। जैव विविधता जो होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ज़्यादा होती है। जैसे हम ध्रुवों की प्रदेश की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता कम होती है, जबकि हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता, ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता घटती है, जबकि भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है। इसके अलावा दोस्तों, जैव विविधता का मुख्य कारण है यह ऊर्जा व जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यानी कि भूमध्य रेखा पर ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा वाष्पीकरण होता है, इसलिए यहाँ पर अनेक प्रकार की प्रजातियाँ और जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारत एक मानसूनी प्रदेश है जहाँ पर अनेकों नदियाँ बहती है और यह जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी उन्नत है। यहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश और बर्फ से ढके विभिन्न प्रदेश पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जैव विविधता भी ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा भारत उन 12 देशों में से एक देश है जहां पर जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसके अलावा दोस्तों, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर जैव विविधता बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जैव विविधता शब्द का संकलनात्मक रूप से सर्वप्रथम प्रयोग कीट वैज्ञानिक E.O. विल्सन ने सन 1986 में किया था। और जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग W.G. रोजन ने किया था। यानी संकलनात्मक रूप से प्रयोग जो है वो E.O. विल्सन ने किया था, जबकि जैव विविधता प्रयोग शब्द का प्रयोग W.G. रोजन ने किया था।
इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों जैव विविधता के प्रकार। तो आनुवांशिक जैव विविधता जो होती है, ये जैव विविधता का पहला प्रकार होता है जिसे जेनेटिक बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। विश्व में अनेकों प्रजातियां पाई जाती है जिनमें जीन संबंधी विविधताएं पाई जाती है। किसी भी प्रजाति में यह विविधता जो होती है वो आनुवांशिक कारणों से होती है, इसीलिए इसे आनुवांशिक जैव विविधता कहा जाता है। धान की फसल जो होती है दोस्तों, इसकी 50,000 से 2 लाख किस्में होती है और आम की फसल की 1,000 किस्में पाई जाती है। इसके बाद में हम प्रजातीय जैव विविधता यानी स्पेसीज बायोडायवर्सिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों विभिन्न प्रजातियों के बीच में पाई जाने वाली जैव विविधता को स्पेसीज बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में बायोडायवर्सिटी स्पेसीज बायोडायवर्सिटी ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें साल भर पड़ती है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ज़्यादा वाष्पीकरण होता है और वर्षा भी अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ घने जंगल पाए जाते हैं और अनेकों प्रकार के जीव और पादप और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसके बाद में हम सामुदायिक जैव विविधता या परितंत्र जैव विविधता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों भविष्य में विश्व में अनेकों प्रकार के आवास पाए जाते हैं जैसे घास का मैदान, पर्वतीय आवास क्षेत्र, झील, मरुस्थल क्षेत्र। तो इन सभी विभिन्न प्रकार के सामुदायिक या परितंत्र क्षेत्र में पाए जाने वाले जैव विविधता को 3 भागों में बांटा गया है, अल्फा, बीटा और गामा। यानी कि सामुदायिक जैव विविधता को 3 भागों में बांटा गया है, अल्फा, बीटा और गामा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं अब आपको जैव विविधता का महत्व बताऊंगा। तो जैव विविधता जो होती है ये पृथ्वी पर जीवन का आधार है। जितनी ज़्यादा जैव विविधता होगी उतना अच्छा इकोसिस्टम काम करेगा और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यह पृथ्वी और मानव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में लगभग 1.9 बिलियन विद्यमान प्रजातियों का वर्णन किया जा चुका है, यानी कि इतनी जातियाँ खोजी जा चुकी है। 10 लाख प्रजातियों में एक प्रजाति जो है वो हर वर्ष लुप्त हो रही है और पृथ्वी पर जैव विविधता दिन प्रतिदिन अजैविक तत्वों के कारण कम हो रही है, जिससे मानव जीवन संकट हो रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी से संपूर्ण जीवन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों पूरी पृथ्वी पर जैव विविधता में भिन्नता पाई जाती है। तो इसमें अत्यधिक जैव विविधता वाला जोन, अधिक जैव विविधता वाला जोन और कम जैव विविधता वाला जोन और निम्न जैव विविधता वाले 4 जोन होते हैं। तो सबसे पहले हम अधिक जैव विविधता वाले जोन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के जैव विविधता वाले जोन उष्णकटिबंधीय, स्थलीय व जलीय भागों में सम्मिलित किए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर चोटियों की तुलना में निम्न घाटियों में जैव विविधता अधिक होती है क्योंकि वहाँ पर बारिश भी अच्छी होती है और वनस्पति भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा दोस्तों इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, प्रवाल भित्तियाँ, आर्द्र भूमियाँ और उष्ण कटिबंधीय सागरीय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उष्ण कटिबंधीय वर्षा क्षेत्र, जो कि लगभग 13% भूभाग पर फैला हुआ है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में विश्व की 80% ज्ञात प्रजातियां पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा क्षेत्र संसार में 50% अधिक पादप प्रजातियां उपलब्ध है। इसके अलावा प्राणियों, जीव जंतुओं और वनस्पतियों की जैव विविधता का इसे भंडार भी कहा जाता है। प्रवाल भित्तियां, दोस्तों MPPSC में क्वेश्चन आता है कि प्रवाल भित्तियां कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों प्रवाल भित्तियां जो है वो अनेकों देशों में पाई जाती है। तो भारत में जो है दोस्तों वो लक्षद्वीप और निकोबार के करीब में प्रवाल भित्तियां पाई जाती है और विश्व में जो है वो प्रशांत महासागर में प्रवाल भित्ति या जिसे मूंगे की पहाड़ी भी कहा जाता है, मूंगे की चट्टान। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो प्रवाल भित्ति होती है यह भारत के लक्षद्वीप में पाई जाती है और जो विश्व में जो है ये प्रशांत महासागर क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। यह एक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी चट्टान की होती है जो पानी के अंदर होती है और इसे मूंगे की चट्टान भी कहा जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं अब आपको बताऊंगा कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है और अब तक के 109 देशों में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों जल एवं स्थल दोनों की गुणों से संपन्न युक्त जोन को आर्द्र भूमि कहते हैं। आर्द्र भूमियाँ जल विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा दोस्तों भारत में सुंदरवन विश्व का एकमात्र ऐसा मैंग्रोव वन है जहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र में तापमान अधिक और वर्षा भी अधिक होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों अधिक जैव विविधता वाले जोन। तो अधिक जैव विविधता वाले जोन जो होते हैं इसमें यूरोप और मानसूनी प्रदेश में घासों के मैदानों को सम्मिलित किया गया है। इसमें जो है दोस्तों तटों के आंतरिक भागों में मिलते हैं। वर्षा की कमी की वजह से घास के मैदानों का विकास संभव हुआ है। पेरी, वेल्ड और पंपास, स्टेपी डाउन्स आदि इसमें छोटे पादप पाए जाते हैं अधिक जैव विविधता वाले जोन में। उत्तरी अटलांटिक महासागर का सारगेसो सागर और वनस्पति सारगेसम नामक घास के लिए विख्यात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे कम जैव विविधता वाले जोन। तो कम जैव विविधता वाले जोन जलवायु प्रतिकूल होने के कारण संसार का वृहद जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही कमजोर क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस जोन में कोणधारी वन पाए जाते हैं।
इसके बाद में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यानी कि विभिन्न जैव विविधता वाले क्षेत्र। इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कच्छ की। तो कच्छ यह भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ये 12,454 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 2 पारिस्थितिकी तंत्र सम्मिलित है। कच्छ का रण और लिटिल रन ऑफ कच्छ शामिल है। इसमें कच्छ अभ्यारण्य और वाइल्ड एस अभ्यारण्य सम्मिलित है। तो यह एशिया के महत्वपूर्ण घास प्रदेश को समाहित करता है जिसे बन्नी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये गुजरात में है कच्छ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे मन्नार की खाड़ी की। तो ये कच्छ के पश्चात भारत का दूसरा बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। मन्नार की खाड़ी कहाँ भारतीय भाग जो रामेश्वरम द्वीप से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। यह यूनेस्को के जैव मंडल आरक्षित नेटवर्क के अंतर्गत सम्मिलित है। यह प्रवाल भित्तियों के लिए जाना जाता है मन्नार की खाड़ी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे नीलगिरी की। तो ये भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ये केरल और कर्नाटक व तमिलनाडु के मिलन स्थल नीलगिरियों की पहाड़ियों में पाया जाता है। यह तमिलनाडु में है नीलगिरी। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे सुंदरवन की। तो यह राष्ट्रीय उद्यान है जो टाइगर रिजर्व व जैव मंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र है। ये पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, यह एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल भी है। इसके बाद में हम बात करेंगे दिहांग और डिबांग की। तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये पूर्वी हिमालय बायोडायवर्सिटी के हॉट स्पॉट का एक अंग है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे अमरकंटक या अचानक मार की। तो ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले व छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मैकाल श्रेणी में स्थित है। इसे 2008 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इसका 68% भाग जो है वो छत्तीसगढ़ में होता है। इसके अलावा दोस्तों ये अनूपपुर जिले में है। अमरकंटक अचानक मार जो है ये अनूपपुर जिले में है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये MPPSC में पूछा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे पंचमढ़ी की। तो पंचमढ़ी जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश के बैतूल एवं होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह एक जैव मंडल आरक्षित नेटवर्क के अंतर्गत सम्मिलित है। ये होशंगाबाद जिले में आता है। इसके बाद में हम बात करेंगे नंदा देवी की। तो ये उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा जिलों में पाया जाने वाला एक राष्ट्रीय उद्यान व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। यह फूलों की घाटी के नाम से विश्व धरोहर में सम्मिलित है। ये उत्तराखंड में है। इसके बाद में हम बात करेंगे पन्ना की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पन्ना जो है ये पन्ना जिले और छतरपुर जिले में स्थित है। यह 2011 में भारत का 18वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। भारत का 18वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पन्ना घोषित किया गया है। ये प्रमुख क्षेत्र है। ये MPPSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे इसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अब डिस्कस करेंगे कि जैव विविधता क्षेत्र ट्रांस हिमालय जो है। इसके अलावा प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र जो है इंडो म्यांमार क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, सूडालैंड, पश्चिमी घाट व लंका भी है। इसके अलावा भारत पर जैव विविधता पृथ्वी पर जैव विविधता खोजी जा चुकी है जो इस प्रकार है। तो भारत पूरे विश्व में कौन कौन सी प्रजाति कितनी कितनी पाई जाती है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जानवरों की 12.72 लाख प्रजातियां हैं, कीटों की 15 लाख प्रजातियां हैं, पादपों की 2,70,000 प्रजातियां हैं, कवक की 72,000 प्रजातियां हैं, सैलाब की 40,000 प्रजातियां हैं, प्रोटोजोआ की 30,800 प्रजातियां हैं, 30,80,000 प्रजातियां हैं। और इसके अलावा दोस्तों जीवाणुओं की 4,000, 8,000 प्रजातियां हैं और विषाणुओं की 1,500 प्रजातियां हैं। इस तरह से दोस्तों इसके बाद में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आपको ध्यान से देखना है और पूरे वीडियो को देखना है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रेमंड एफ दासमान ने किया था। इसके अलावा दोस्तों जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले AEA नोर्स व IE मैकमेंस ने किया था। इसके अलावा समान जैविक एवं अजैविक दशाओं वाले प्राकृतिक परितंत्र को कहा जाता है बायोम। बायोम क्या किसे कहा जाता है MPPSC में पूछा जाता है। तो समान जैविक एवं अजैविक दशाओं वाले प्राकृतिक परितंत्र को बायोम कहा जाता है। इसके अलावा जैव विविधता दिवस जो है दोस्तों 22 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा गलत दे दिया, मिसप्रिंट है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कहाँ पर प्रजातीय जैव विविधता व अन्य भौगोलिक प्रदेशों की अपेक्षा अधिक होता है। तो ये भूमध्य रेखीय प्रदेश में। इसके अलावा जैव विविधता को कम करने का मुख्य कारण है आवासीय विनाश। इसके अलावा दोस्तों भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है पश्चिमी घाट। इसके अलावा दोस्तों रेड डेटा बुक जो है ये विलुप्त प्राय संकटग्रस्त जीव जंतुओं से रिलेटेड है। इस तरह दोस्तों मेरा ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आप लोगों ने मेरे वीडियो को पूरा देखा, मैं आपका कोटि कोटि शुक्रिया कहता हूँ। इसके बाद मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जानदार और रस भरे वीडियो के साथ लेकर मिलूंगा मैं आपके साथ। तो मैं हूँ आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।